नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बैठें। थैंक यू सर। कैसे हैं सर जी? बढ़िया सर। बढ़िया। जी। इन टू डेट आ गई? अभी नहीं आई सर। तब तो अपने टाइम है आपके पास। जी। और उत्कर्ष में फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम सर। सो वेलकम इन द बोर्ड। थैंक यू सर। आपका डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1998। जी सर। 10th में 85%, 12th में 79, जी। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस 53, जी। पॉलिटिकल साइंस से एमए किया 68, जी। 2020 में किया। जी सर। और आप एक्साइज इंस्पेक्टर कब से हैं? मैं सर 2024 से। 2024 से। जी। 20 और 24 के बीच में कुछ किया या इसी की तैयारी करते रहे? बीच में सर मैं एलडीसी था इसमें नगरीय निकाय में। नगर निकाय में। जी। ठीक है। और बड़ों से बात करना आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबी है? जी सर। बड़े किस से बात करते हो? बड़े में सर जैसे अपने विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन या वृद्धजन होते हैं उनसे मुझे वार्तालाप करने में अब आप अच्छा आरएस लगता है। बन जाओगे तो वृद्ध कहाँ मिलेंगे? दिन भर तो ऑफिस में पड़े रहोगे। फिर भी जैसे सर आरएस बनेंगे तो वृद्धजन अगर मेरे पास आएंगे किसी काम के लिए तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी अनौपचारिक वार्तालाप भी कर लूं उनसे कुछ। क्या फायदा होता है उनसे बात करने में? अभी तो सर मुझे ये लगता है कि एक तो ये होता है कि अब जब उनसे बात करते हैं तो एक तो उनके जो अनुभव होते हैं उनका फायदा मिलता है। दूसरा सर जो सीमित संसाधनों के साथ वो संघर्ष में उनका जीवन है उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कम संसाधनों के साथ जीवन यापन करना चाहें। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। जी सर। भारत के प्रजातंत्र को जी। आप परिपक्व मानते हैं कि अपरिपक्व? मैं परिपक्व मानता हूँ सर। अमेरिका का प्रजातंत्र परिपक्व है कि अपरिपक्व? हम कह सकते हैं वो भी परिपक्व है। ट्रंप के आने के बाद इस समय जी। क्या हम परिपक्व कहेंगे उसको या नहीं? जैसे सर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो भी उनके निर्णय है या देशों के साथ संबंध है वो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के ये है कि उनके व्यक्तिगत निर्णय ज़्यादा लग रहे हैं लोकतंत्र की बजाय। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आज भी वहाँ परिपक्व है। अमेरिका के संविधान में यह है कि कोई भी व्यक्ति जी। 2 टर्म से ज्यादा जी। राष्ट्राध्यक्ष नहीं रह सकता। जी सर। जबकि भारत में आजीवन, जब तक आपको जीतते जाओ आपकी उस पे है। जी। क्या भारत में भी ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि 2 टर्म ही रहे या 3 टर्म रहे, या जो हमारा चल रहा है वो सही है? आपका क्या मत है इसमें? मुझे लगता है कि सर हमारा लोकतंत्र और भारत इतना विविध देश है तो अगर किसी में काबिलियत है कि वो अपने दम पे जैसे चुनाव जीतता भी है अपनी पार्टी में भी उसको सहमति है तो उसको जब तक उसकी लोकप्रियता है या उसमें क्षमता है तब तक उसको राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष बने रहना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? मुझे लगता है कि सर वर्तमान प्रधानमंत्री जी एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। दूसरा सर जो टेक्नोलॉजी के प्रति उनका झुकाव या उनको लागू करने का उनका दृष्टिकोण है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है इस उम्र में भी। तीसरा सर उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आज तक का रिकॉर्ड है वो शानदार है। एक समय आएगा जब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि अब मैं नहीं करूंगा। जी। अब आप मोदी जी के बाद किसको देश का प्रधानमंत्री देखते हैं? सर मुझे लगता है कि हमारा लोकतंत्र इतना विविध है। मैं आपका पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपका व्यू जान रहा हूँ। आप किसको देखना चाहते हो? हर आदमी की इच्छा होती है, मेरी भी है, सबकी है। आपकी क्या इच्छा, किसको देखना चाहते हो? सर वर्तमान परिस्थितियों में तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक व्यक्ति है नहीं जिसे तो 2 प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारा देश में इतनी बैंक्रप्सी आ गई है पॉलिटिकली कि हम एक आदमी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपकी राय पूछ रहे हैं किसको आप देखना चाहते हो? भागो मत क्वेश्चन से। जी सर मेरी राय ये है कि अभी जैसे मैं एक तय नहीं कर सकता या मैं सिर्फ एक व्यक्ति को वोट दे सकता हूँ। ठीक है, आपका ओपिनियन इस पे कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं है। ये इसको पेंसिल को पकड़िए ना, इसके उपयोग क्या क्या मुझे बता दो। सर सबसे देख लो, हाँ देख ली तो इसका लिखने में। दूसरा सर हम ये इससे कर सकते हैं कि कोई और जैसे गोला बनाना है तो इसकी सहायता से बना सकते हैं। चित्र बना सकते हैं। ठीक है, चित्र बना सकते हैं। तीसरा सर हमें जैसे किसी को आवाज़ लगा के बुलाना होता है हम इसे बजा करके बुला सकते हैं इससे। चौथा सर इसका प्रयोग हम और जैसे अपने कुछ काम करना या कहीं ऐसे खुजली करनी तो वो कर सकते हैं। खुजली कर सकते हैं। जी सर।
अभी सर मुझे ये याद है। पूछिए सर। किशोर जी, आपका इंस्पेक्टर कहाँ पोस्टेड है? सर मैं पोखरण। एईओ साहब कहाँ, जैसलमेर बैठता है? जैसलमेर बैठ। डीओ भी बैठता है? जी सर, डीओ साहब जी बैठते। माल गोदाम कहाँ? जैसलमेर। पोखरण में तो नहीं? पोखरण में देशी का है और जीएसएम वाला में। जीएसएम वाला सर। राजस्थान में शराबबंदी नहीं है, अन्य राज्यों में है। जी आपकी क्या राय, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं है तो क्यों नहीं है? जी। शराबबंदी सर मुझे लगता है कि थोड़ी आइडियल व्यवस्था ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा है कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है, ये गुजरात को छोड़ दें तो बाकी, जैसे राजस्थान में भी 1980 में एक बार प्रयास किया था, हरियाणा में भी लागू हुई थी, और अब बिहार में है तो वहाँ भी चर्चा चल रही है कि इसको समाप्त किया जाए। आप राजस्थान में क्या चाहते हो ये बताओ, है कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी मुझे चाहिए। लगता है कि सर शराबबंदी अगर पूरे भारत में एक साथ हो तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। अगर जैसे राजस्थान में लागू कर दे तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा, जो पास के राज्यों से इसकी तस्करी बढ़ जाएगी। दूसरा, लोग एकदम से शराब पीना छोड़ेंगे नहीं, तो जो हथकड़ है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। अभी नहीं है हथकड़? अभी सर बहुत लिमिटेड मात्रा में है। कुल मिला के ये भी नुकसान लगा और सरकार को रेवेन्यू का नुकसान। रेवेन्यू का नुकसान तो आप सर- लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हो सरकार, हाँ? जी सर, रेवेन्यू तो एक पॉइंट है ही। सबसे बड़ा ही पॉइंट है पैसे जी का। जी ये तो पैसा कम हो जाएगा और ये एक्टिविटीज होती रहेगी। जी। तो आपका नीति ठीक है सरकार की? आबकारी में सर सरकार जैसे शराब लोगों को जो इसके नुकसान है या वो इसका सेवन कम से कम करे, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी के साथ साथ वो आबकारी संयम की नीति भी जारी करती है, जिसमें जैसे और वो पता और भी चीजें आप देखते हैं? जी इसके अलावा क्या क्या देखते हैं? शराब के अलावा भी एक्साइज डिपार्टमेंट और भी कई चीजें देखता है। जी। एक तो सर इसके अलावा सर एक्साइज डिपार्टमेंट जैसे ये निजी कंपनियां हैं जो लिखकर भांग अफीम नहीं देखते आप? अफीम, हाँ सर अभी भूल कैसे रहे हो? भांग पे तो लाइसेंस देते हो आप, जी। अफीम के भी तो अफीम सर- पकड़ते हो आप, हाँ पकड़ते हैं सर, भांग के तो लाइसेंस देते हो ना? लाइसेंस देते हैं सर। जी ये भूल क्यों रहे हो? सॉरी तो ये जो आप लाइसेंस देते हो, जी। ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से अनेक लोग फॉर्म भर रहे हैं ठेके के, दारू के, एक्साइज के ठेके। जी क्या कारण है इसका? इतना क्या पैसा मिलता है या क्या? जिसको कोई अनुभव ही नहीं है भर देते हैं, फिर वो कैसे चलाते हैं? अब तो सर एक ये हो गया कि अब जिनके पास शराब की दुकान है उन्हीं को रिन्यू कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। नहीं, वो तो अभी कुछ सालों से हुआ है, लेकिन अनेक भर रहे थे लोग। अभी भी ये कुछ टाइम के लिए पहुंच किया है, लेकिन पॉलिसी तो वही है। जी तो क्या है ये? सही है? जो आदमी जैसे जो रास्ते चलते एक्साइज का ठेकेदार बनना चाहता है, सरकार का दारू बेचना चाहता है, सर जरूर इसमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा है, और फिर कुछ लोग इसको एक अपनी उस मतलब ठेकेदार या उस प्रतिष्ठा के साथ जोड़ते हैं, उस दृष्टिकोण से भी वो शराब का लाइसेंस बाकी सही चला लेते हो। आपको नौकरी के बाद हुआ नहीं, वही चल रहा है, रिन्यूअल सिस्टम में चल रहा है, फौज वाला। जो नए प्लेयर्स होते हैं सर, वो जो पुराने ठेकेदार है उनकी तुलना में थोड़े कमजोर रहते हैं। फिर भी कई जने ठीक चला एक मंदिर है, उसके पास सरकार की दुकान है शराब की, जी महिलाएं ऑब्जेक्शन कर रही है, जी आपको भेज दिया, जी। क्या करोगे आप? सर मुझे ये है, एक तो मंदिर के पास जब लोकेशन देते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि 200 मीटर दूर होनी चाहिए। 200 से भी नहीं चाहते जी लोग, भाई यहाँ से हटाओ, एक्टिविटीज गलत होती है, मंदिर है वो। 200 मीटर कोई ज्यादा थोड़ी है, सरकमफेरेंस है 200 सरकमफेरेंस है ना जी, उससे सीधी दूरी 200। हाँ। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो सर सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो लाइसेंसी है उससे भी चर्चा करेंगे, अगर संभव हो तो आप अपनी लोकेशन यहाँ से चेंज करा लो, क्योंकि उसने लाइसेंस ले रखा है वो तो लिया है, वो तो लिमिट में है जी। फिर हम जो महिलाएं हैं उनको भी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि चूंकि इनका लाइसेंस लिया हुआ है और जो नियम है उसके अनुसार ये दुकान महिला क्या समझे साहब लाइसेंस नहीं है? वो तो कह रहे साहब यहाँ बिल्कुल नजदीक है मंदिर के, हटाओ उसको।
पर फिर भी सर वो है कानूनी रूप से। कुल मिला के आप लोगों को मंदिर के पास देना ही नहीं चाहिए, 200 मीटर है तो ये क्लॉज रख देना चाहिए। ये है सर 200 मीटर के मंदिर की दूरी से आप नजदीक दे ही नहीं सकते। नहीं, और भी ज्यादा दूर देना चाहिए क्लॉज रख के। क्लॉज रखना उचित नहीं है जी। जो एल्डर पर्सन से आप मिलना चाहते हैं, कोई सरकार की योजना है वृद्ध लोगों के लिए अभी? सर एक तो सरकार की योजना है तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है उनको यात्रा कराई जाती है रेलवे के माध्यम से और एरोप्लेन के माध्यम से भी कराई जाती है। कौन सा विभाग है नोडल उसका? उसका सर देवस्थान विभाग जी। और सर मुझे तो अभी एक नाम याद आ रहा है, शायद वही होगा, देवस्थान विभाग। अभी जो पेंशन स्कीमों का बहुत चल रहा है, जैसे एनपीएस वगैरह है, भारत सरकार ने पेंशन बंद कर रखी है, राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी है। वृद्ध पर्सन तो पेंशन चाहते हैं, उनका जो गवर्नमेंट जॉब में रहा है वो भी 7 साल बाद रिटायर हो जाता है, क्या रखनी चाहिए वो ओपीएस समझता है ना जी जी, या एनपीएस से काम चल जाएगा या क्या? मुझे लगता है कि सर हमें जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति है या राज्य की आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो पेंशन है उसको रेशनलाइज किया जाना चाहिए। जैसे ओपीएस में ये होता है कि आपकी जो लास्ट की सैलरी है या बेसिक है उसका आधा आपको पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि समाज में बहुत कम लोग हैं, 2-3% लोग हैं, 4% लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी होती है। तो उस दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था पे ज्यादा तो अगर 3% ही सरकारी तो भार तो कम पड़ा ना, अगर 2-3% ही है कि बर्डन तो कम पड़ा सरकार। जो सरकारी आदमी है 60 साल बाद 70 साल बाद क्या करेगा अगर पेंशन नहीं मिलेगी? आजकल एवरेज एज तो बढ़ गई है, पर सर पूरी तरीके से बंद करने के पक्ष में नहीं है। अगर उसको रैशनलाइज करके एनपीएस के रूप में सरकार दे तो जो शेयर मार्केट से उनकी पेंशन में वृद्धि होगी उसका भी फायदा मिलेगा और सरकार पे भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। मतलब एनपीएस के आपक्ष में ओपीएस बंद कर सकते हैं? जी सर, मुझे लगता है एनपीएस राज्य हित में, आर्थिक हित में एनपीएस ठीक है। जो एक पेड़ माँ के नाम जी एक स्लोगन चल रहा है, क्या है ये सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पर्यावरण दिवस होता है उस टाइम शुरू किया था और लोगों को हमारे जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने के लिए और हरियाली में वृद्धि करने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए एक ऐसा पौधा लगाए, फिर वो उस पौधे की पूरी देखभाल करे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने शुरू किया एक पेड़ माँ। कब होता है पर्यावरण दिवस? 6 जून को सर। 5 जून को क्या होता है? सॉरी 5 जून को। पॉलिटिकल साइंस के आप विद्यार्थी रहे हैं, क्या ये साइंस है? विज्ञान के भी रहे 12th तक जी। साइंस क्या है और पॉलिटिकल साइंस क्यों है? साइंस सर ऐसा सब्जेक्ट या वो है जिसमें चीजें क्रमबद्ध हो, जिसको सिद्धांतों के माध्यम से हम सत्यापित कर सकें। मुख्य रूप से उसको हम साइंस कहेंगे। लेकिन जब इसके दूसरी तरफ देखते हैं कला वाले सब्जेक्ट, तो उसमें आपके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्रमबद्धता भी उतनी सटीक नहीं होती है। पॉलिटिकल साइंस क्यों है? पॉलिटिकल साइंस जब सर हम इसका इतिहास देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यह एक साइंस की बजाय हम ये कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में जो व्यवहारवाद की बहस चली है उसकी तरफ सारे सब्जेक्ट ले जाने की कोशिश हुई, तो उसके बाद इसको पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा कहा जाने लगा। और मुख्य रूप से मुझे लगता है कि ये एक सामाजिक विज्ञान है। तो विज्ञान ना जी, विज्ञान एक सिस्टमेटिक ज्ञान होता है, एग्जैक्टनेस होती है जी। इसमें है क्या एग्जैक्टनेस? जो सर इसको विज्ञान मानते हैं वो ये मानते हैं कि हम इसमें सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। वो जो क्या पूरा ही मानते हैं, पूरा जब साइंस से बोल रहे हैं, आप भी तो स्टूडेंट रहे हो इसके पीजी में जी, एमए में। जो व्यवहारवादी है वो सर इसको विज्ञान मानते हैं। नाटो क्या है? जी, नाटो सर अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका और यूरोप के देशों का सैन्य गठबंधन है। जो शीत युद्ध में जो वेस्टर्न कंट्री थी उन्होंने अपनी सामूहिक रक्षा के लिए इसका निर्माण किया था। क्या मतलब पूरा नाटो का एक्रोनिम? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब हुआ? ये सर 1949 में। 49 में हुआ?
सर मुझे अभी 49 याद आ रहा है। मुनरो डॉक्ट्राइन क्या, एक मुनरो डॉक्ट्राइन आपके जी। क्या है? मोनरो डॉक्ट्राइन ये है कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है वहाँ यूरोपीय या दूसरी शक्तियों का इंटरफेरेंस रोकने के लिए अमेरिका द्वारा गठित एक सिद्धांत है, जिसमें वो इन क्षेत्रों में वैश्विक शक्तियों या दूसरे राष्ट्रों के हस्तक्षेप को सिद्धांत के रूप में मानते हैं। मुनरो को कौन था जानते हैं आप? मोनरो सर अमेरिका का राष्ट्रपति था। कब? 1823 के आसपास। श्योर है? श्योर तो नहीं सर, मुझे वो याद आ रहा है, शायद वो चौथे राष्ट्रपति थे। और कोई आपकी हॉबी? हॉबी सर एल्डरशिप वाली है? जी एल्डर पर्सन वाली है? जी तो आप उनसे आपको अनुभव मिलता है। जी। कोई ऐसा संस्मरण बताइए जो एल्डर पर्सन से मिलकर आपको मिला और आपने व्यवहारिक रूप से उसको बताइए कोई ऐसा। व्यावहारिक रूप में सर मैंने उनसे ये सीखा है कि जो सीमित संसाधनों के साथ जीवन यापन जो वो बार बार बताते हैं, तो मेरे व्यक्तित्व में भी ये चीज़ें आ गई कि मैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ खुद को कंफर्ट महसूस करता हूँ। चलो सर जी। आपने भी बार बार बात की है ना एल्डर पर्सन से, है ना, और काफ़ी दोनों सर ने भी पूछा। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ कि एल्डर प्रश्न, एल्डर से बात करते हैं, एल्डर की कुछ समस्याओं को भी आपने पढ़ने का प्रयास किया है? जी सर। क्या समस्याएं हैं? एक तो सर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वर्तमान में समस्या है अकेलेपन की, क्योंकि जिस डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं, जो जनरेशन गैप है, उस वजह से जो वर्तमान की नई पीढ़ी है उनके साथ उनका सामंजस्य कम हो रहा है। ठीक, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ये बताइए कि राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पेशा कानून भी लागू है, जी। क्या प्रासंगिकता है पेशा कानून की? सर जो पंचायती राज है वो जो शेड्यूल्ड एरिया है या ऐसा एरिया जिसमें आदिवासियों की संख्या 50% से अधिक है, तो वहाँ उनकी जो कल्चर है, जो उनकी प्रथाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पेशा कानून लागू किया गया। तो जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है विशेष रूप से उस भाग में पेशा कानून लागू है। इसकी प्रासंगिकता ये है कि सर हम उनको मुख्य धारा में अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए एकदम से सारी उनकी प्रथाएं, उनकी कल्चर, उनका रहन सहन, उनको हम बदल नहीं सकते। तो वो अपने हिसाब से एक बार लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, जो उसका डिसीजन होता है, उसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसलिए इसको सर लागू किया गया है। आपके राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक बड़ी गंभीर चुनौती है अरावली की, है ना? जी। और अरावली को बचाने के लिए अब तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोग, है ना, आंदोलित हो रहे हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है अरावली पर, आप उसमें क्या, ऐसा नहीं कि आप अगर कोई सुधार के सुझाव देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी होगी, लेकिन आप स्वेच्छा से बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अलग आप थोड़ा और क्या बताना चाहेंगे, जैसे अरावली को, है ना, माने स्थायी तौर पर हम लोग संरक्षण दे पाएं? सर इसमें कुछ विशेषज्ञ जैसे ये कहते हैं कि अरावली है उसकी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए सबसे पहले सरकार को। फिर वो एक हम उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेष रूप से हमारे पर्यावरण के संबंधित मामलों के, उनकी भी एक कमेटी हो, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो भी हो। इसके साथ में मिलकर के सरकार को एक वेल प्लान्ड वे में अरावली का संरक्षण करना चाहिए, जिसमें जो मुख्य समस्या है वो खनन की है, खनन को रेगुलेट करना। दूसरा जो हमारे इकोलॉजी है उसका बचाव करना। तीसरा उन क्षेत्रों में जो जनजातियाँ रहती है, जो उनका जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुकूल है, उनको बढ़ावा देना। चौथा सर हम ये कर सकते हैं कि जो वहाँ जल संसाधन है या पर्यटन के क्षेत्र हैं उनको भी उस हिसाब से डेवलप करें कि उनका नुकसान कम हो और राज्य की आय में भी वृद्धि हो। क्या एक साथ इतना संभव है? सर एक खास, साथ तो संभव नहीं है, पर अभी आपने देखा, एक लगे हाथ प्रश्न और पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई अभी आपने देखा होगा पिछले एक दशक से, जी है ना, राजस्थान के जलवायु परिवर्तन में काफी माने विविधता देखने को मिल रहा है। जी सर। ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर इसके पीछे हम ये मान सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्रभाव हो सकता है। एक तो पश्चिमी राजस्थान नहीं, आप तो उत्तर लगभग में हो सकता है ना? अभी आप बात कर रहे थे कि विज्ञान सटीकता पर आधारित उत्तर देता है, आपसे भी अपेक्षा वही है। जी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है सर, जिसमें जो पश्चिमी राजस्थान में उसमें बरसात के दिनों की संख्या और बरसात की मात्रा जरूर बढ़ी है।
ये सर क्लाइमेट प्रभाव है। और कोई कारण? दूसरा जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी वजह से वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है, हरियाली में वृद्धि हुई, उसका भी फर्क पड़ रहा है सर। तीसरा व्यक्तिगत लेवल पे भी पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई है, तो उस दृष्टिकोण से भी पर्यावरण और पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक, थैंक यू। फलोदी में टूरिज्म कैसे प्रमोट किया जा सकता है? सर फलोदी में जैसे हम एक तो ये देख सकते हैं जो स्पॉट है किचन, फिर हम सर जो क्या किचन में? किचन सर रामसर साइट भी है और वहाँ ऊर्जा पक्षी आती है, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। दूसरा सर फलोदी में कुछ ऐसे देवी देवताओं के स्थान है जिनको हम एक धार्मिक सर्किट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। जैसे सर लटियाल माता का मंदिर है, फिर पाबू जी का मंदिर है, फिर सर बापिनी में मेवो जी का है, करणी माता का है शुआप में। ठीक जी। तो आपका पहला चरण डियर पूरा हुआ, अभी आपको बुलाकर फीडबैक देते हैं। 1 मिनट के लिए बात बता। थैंक यू सर।